डॉक्टर फरीदी के गुजरने में अभी 2 दिन बाकी थे। सिद्धा ने मशवरा दिया कि पहले चलकर इलाके का जायजा लिया जाना चाहिए। तय ये पाया कि शाम को जब मैं लांस नायक नंद्रिकर के साथ मौका महल देखने जाऊंगा तो वो भी मेरे जाने के कुछ देर बाद मेरे पीछे पीछे चल पड़े। शाम होने में थोड़ी देर बाकी थी कि लांस नायक नंद्रिकर पहुंच गया। मैं अपनी खो से निकलकर उसके साथ रवाना हुआ। वो मुझे एक वीरान रास्ते से छावनी के अकब में एक बुलंद जगह पर ले आया। यहाँ नीचे एक कच्ची सड़क गुजरती थी जिस पर कहीं कहीं नारियल के दरख्त उगे हुए थे। उसने कहा, महाराज, पाकिस्तानी दुश्मन की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। इस जगह बैठकर आप उसे गाड़ी के सामने के शीशों में से एक नजर देख सकेंगे, क्योंकि जिस जीप में उसे ले जाया जा रहा है वो मेरी इत्तला के मुताबिक ऊपर से तो बंद है, मगर सामने की जानिब से पर्दा हटा हुआ होगा और वहाँ स्टेन गन लगी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से जरा सा कुरेद कर पूछा तो मालूम हुआ कि एक जीप के पीछे एक दूसरी खुली जीप में गार्ड होंगे। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया और बेजारी से कहा, नंद्रिकर, मेरा इस बकबक में पड़ने को दिल नहीं चाहता, परंतु तुम्हारे बेटे की जिंदगी के लिए ये सारा कष्ट भोगूंगा। लांस नायक हाथ बांध कर बोला, आपकी बड़ी कृपा है महाराज, मैं सारी जिंदगी आपके पांव धो धो कर पीऊंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, मैं भी वापस जाता हूँ, मुझे यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल मैं तुम्हारी खातिर परसों शाम यहाँ आकर पाकिस्तानी जासूस की शक्ल देखने की कोशिश करूंगा। लांस नायक एक बार मेरी खुशामद करने लगा, फिर वो दूसरी तरफ से होकर चांदपुर छावनी के क्वार्टरों की तरफ चला गया। मैं वापस दूसरी तरफ चलने लगा। एक जगह बबूल के दरख्त उगे हुए थे, यहाँ मुझे सिद्धा मिल गई और हम वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह सुबह अपने खो से निकले और सांपों का तमाशा दिखाने के बहाने एक बार फिर उस छोटी सी कच्ची सड़क पर आ गए जहाँ से दूसरे दिन शाम को हमारे पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी को गुजरना था। सूरज अभी अभी निकल रहा था। हम इर्द गिर्द की झाड़ियों में कभी कभी यूं झुक कर देखते जैसे जंगली सांपों को तलाश कर रहे हों। हम इस कच्ची सड़क पर चलने लगे। आगे जाकर ये सड़क जरा बुलंदी पर जाकर ताड़ के दरख्तों में एक तरफ घूम गई थी। ये जगह छावनी की बैरकों से बहुत करीब थी। अगर हम यहाँ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन करते भी तो गार्ड्स को छावनी से कुमक पहुंच सकती थी। हमें जो कुछ भी करना था छावनी से काफी फासले पर जाकर करना था। चुनाचे हम चलते चलते सड़क का मोड़ घूम गए। आगे जाकर सड़क छोटे छोटे टीलों के बीच में से होकर गुजरती थी। इन टीलों पर कहीं इक्का दुक्का दरख्त उगे हुए थे और किसी टीले पर महज झाड़ियां और खुश्क घास ही उगी हुई थी। इन टीलों में हमें एक जगह छोटी सी झेली कच्ची सड़क दिखाई दी जो बाएं जानिब जुनूब की तरफ से होती हुई उस टीले की तरफ चली गई थी जहां हमारा खो बना हुआ था। उसूली तौर पर हमें यहां हमला करना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमला किस बरते पर करते। हम शाम के सुरमई अंधेरे में उस मकाम पर टीले के नीचे सड़क के किनारे बैठ गए जहां से झेली कच्ची सड़क निकलती थी। सिद्धा कहने लगी, मेरे रघु, हमारे पास असलहा कहीं से नहीं आ सकता, हमें अपने जहरीले सांपों से ही काम लेना होगा। ये मशवरा वो पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मुझे इस मशवरे में कोई जान नजर नहीं आती थी। मुसल्लाह फौजी गार्ड्स के सामने सांप क्या कर सकते थे, और फिर ये मसला भी था कि ये सांप मुसल्लाह गार्ड्स की जीप में कैसे पहुंचेंगे। इलावाजी इस गाड़ी को हम कैसे रोकेंगे जिसमें डॉक्टर फरीदी सवार होगा। हम देर तक वहां बैठे बहस करते रहे। ये शायद आखिरी चांस था। डॉक्टर फरीदी का फिर हमारे हाथ आना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि पूना के फौजी हेडक्वार्टर के बारे में ये मशहूर था कि वहां से किसी जासूस का फरार होना ऐसी ही बात थी जैसे मगरमच्छ का शिकार उसके पेट से निकलकर फरार हो जाए। चुनाचे मैंने सर धड़ की बाजी लगाने का फैसला कर लिया और सिद्धा से कहा कि मैं उसके मशवरे पर ही अमल करूंगा। सिद्धा ने बड़ी मोहब्बत भरी खतरनाक नजरों से मेरी तरफ देखा और अपने सांप बेटे का मुंह चूम कर बोली, रघु, मेरे सांप अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जिन आदमियों पर मैं इन्हें फेंकूंगी उन्हें ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, सिद्धा, अगर हम सांप निशाने पर फेंकने में कामयाब न हुए तो हमारी खैर नहीं। इसके अलावा अगर हम एक गाड़ी पर सांप फेंकने में कामयाब हो भी जाते हैं तो दूसरी गाड़ी का क्या बनेगा जो ऊपर से बंद होगी। असल गाड़ी तो वही होगी जिसमें हमें कब्जा करना है। सिद्धा कहने लगी, परसों शाम मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि हमें क्या कुछ करना होगा। वो मुझे क्या बता सकती थी? मुझे खुद मालूम था कि ये अंधेरे में दुश्मन पर तीर चलाने का मामला है। अगर तीर इत्तेफाक से निशाने पर लग गया तो पौबारा, नहीं तो हम दोनों की हलाकत यकीनी। रात को हम वापस अपनी खो में आ गए। दूसरे दिन हम प्लानिंग करते रहे। प्लानिंग क्या करनी थी, बस सिद्धा इधर उधर की बातें करती रही। डाके मारने में उसने जरूर महारत हासिल कर ली थी, मगर इस किस्म के कमांडो ऑपरेशन का उसे कोई तजुर्बा नहीं था। मैं उसकी बातें कम सुनता रहा और अपनी प्लानिंग पर गौर करता रहा। बहरहाल मुझे उसके सांपों पर ही भरोसा करना था। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज दोपहर के बाद हमने सांपों की 2 पटारियां उठाई और खुदा का नाम लेकर जाए
वारदात की तरफ रवाना हो गए। एक एक पटारी में 6 जहरीले सांप थे। मैंने पिस्तौल अपने पास रख लिया था। हमारा लिबास वही सपेरों जैसा था। मैंने पगड़ी की जगह सर पर रुमाल बांध रखा था। अब मेरी दाढ़ी मूछें भी बेतरह बढ़ाई थी। हम एक चक्कर लगाकर उस जगह पर आ गए जहाँ से कच्ची सड़क बाएं तरफ घूमती थी। उससे भी आगे जाकर हम एक टीले के नीचे आकर रुक गए। ये सड़क वीरान थी। शायद ये फौजी इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। दूर से हमें गर्द के बादल में एक ट्रक आता दिखाई दिया। हम टीले की ओट में छुप गए। ट्रक फौजी था जो छावनी की तरफ जा रहा था। ट्रक चला गया तो हम उठकर टीले के ऊपर आ गए। ये जगह ऑपरेशन अटैक के लिए बड़ी मौजू थी। ऑपरेशन का तरीकाकार ये बनाया गया कि मैं आगे वाले टीले पर पिस्तौल लिए छुपा हूँ। मुझसे पीछे 2 टीले छोड़कर सीधा सांपों की एक पटारी लेकर छुपी होगी। सांपों की एक पटारी मेरे पास होगी। जब फौजी गाड़ी पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी को लेकर आएगी तो सीधा बंद गाड़ी को छोड़कर गार्ड की खुली जीप में सांप फेंकेगी। इस दौरान में अगली बंद गाड़ी मेरे टीले तक पहुंच जाएगी। मैं सामने से जीप के शीशे पर गोली चलाऊंगा और फिर जब गाड़ी रुक जाएगी और सिपाही छलांगे लगाकर बाहर निकलेंगे तो उन पर सांप फेंककर पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये एक इंतहाई कमजोर प्लान था जिसमें सबसे ज्यादा बहादुरी और जांबाजी मुझे ही दिखानी थी। 90% यही तवक्को थी कि न पिस्तौल मेरे काम आएगी और न सांप मेरी मदद कर सकेंगे। अगरचे ये सिधा के आदमखोर सांप थे और इंसान की बू पर लपकते थे, लेकिन इसमें यह खदशा था कि कोई सांप जीप में घुसकर हमारे असल टारगेट यानी डॉक्टर फरीदी को न डस ले। किसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आता कि मुझे सांप नहीं फेंकने चाहिए। इसमें डॉक्टर फरीदी की भी जान को खतरा था। मैंने सिधा को आखिरी बार हिदायत दी और उसे एक टीले पर घास में बिठाकर अपने टीले पर आकर ऊंची घास के पीछे छुपकर बैठ गया। वक्त गुजरता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज मगरिब की तरफ दरख्तों के नीचे उतर गया और टीले के नीचे जो ढलान थी वहाँ अंधेरा सा छाने लगा। ये ढलान काफी गहरी थी और उसके नीचे एक नाला बह रहा था। सूरज गुरूब हो गया तो इस ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत कर रहा हूँ। गोया मैं मौत के मुंह में अपने साथ सिधा को भी ले आया था। लेकिन अब फैसला वापस लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे छावनी की जानिब से सड़क के दरख्तों वाले मोड़ पर 2 फौजी गाड़ियां अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी। आगे आगे एक बंद जीप थी और उसके पीछे एक खुली जीप चली आ रही थी। जीप की रफ्तार काफी तेज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जोर से सीटी बजाकर सिधा को हमले का सिग्नल दिया। वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। वो झाड़ियों की ओट में थी। दोनों फौजी गाड़ियां टीलों के करीब आ रही थी। मैंने टीले पर बैठे बैठे घास की ओट से देखा कि दोनों गाड़ियों में ज्यादा फासला नहीं था। उस वक्त मुझे इस अमर का शिद्दत से एहसास हुआ कि हम खुदकुशी के मिशन पर आए हुए हैं। ये वाकई खुदकुशी का मिशन ही था। अब मुझे अगली जीप के शीशों के ऊपर से मशीन गन की नाली साफ नजर आ रही थी। पिछली खुली जीप में भी एक मशीन गन लगी थी। उस जीप में 6 फौजी बैठे थे जिन्होंने किरमजी रंग की मरहट्टा रेजिमेंट की टोपियां पहन रखी थी। सिधा मुझसे 2 टीले छोड़कर पीछे बैठी थी। ये मिट्टी के छोटे तोदानुमा टीले थे और उनका फासला ज्यादा नहीं था। अगली जीप के शीशों के पीछे मुझे एक सिविलियन बूढ़े का झुका हुआ सर नजर आया जिसका रंग फौजियों के मुकाबले में गोरा था। यही पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी था। अगली गाड़ी मेरे टीले के करीब आ चुकी थी। इस दौरान में पिछली खुली जीप उस टीले के नीचे से गुजरने लगी जिस पर सिधा छुपी हुई थी। बिजली की चमक की तरह सिधा को मैंने देखा कि वो झाड़ियों में से उठी। उसके हाथ में सांप लहरा रहे थे। उसने सांप पिछली खुली जीप में गिरा दिए। कुछ सांप जीप में जरूर गिरे थे क्योंकि वहाँ फौजियों में अफरा तफरी मच गई और जीप एक तरफ को घूमकर रुक गई और सिपाही उछलने लगे। इस असना में मैंने अगली बंद जीप के शीशे पर से ड्राइवर को निशाना बनाकर पिस्तौल का फायर कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरा फायर जीप के शीशे पर लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि निशाना शीशे पर तो न लगा, लेकिन जीप का पहलू सामने आया तो गोली उसके ड्राइवर की गर्दन पर जा लगी और जीप अचानक टीले की तरफ घूमकर ऊपर को चढ़ी और फिर तेजी से उल्टी तरफ पीछे को लुढ़की। वहाँ शोर मच गया। जीप में से सिर्फ एक सिपाही बाहर छलांग लगा सका था। देखते ही देखते बंद जीप ढलान पर कलाबाजियां खाती दूर नीचे नाले में एक धमाके के साथ गिरी और गिरते ही उसे आग लग गई। पिछली जीप में से जो फौजी जान बचाकर बाहर कूदे थे उन्होंने स्टेन गन की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 सिपाही भागकर टीले पर चढ़े क्योंकि उन्होंने सिधा को टीले से दूसरी तरफ भागते देख लिया था। बंद गाड़ी में से जिस सिपाही ने छलांग लगाई थी वो दौड़कर पिछली जीप की तरफ भागा। गोलियों की तड़ातड़ और सिपाहियों का शोर ही शोर था। मुझे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। मैं टीले की घास में दम साधे लेटा सिधा के टीले की तरफ देख रहा था। कभी नाले में जलती बंद गाड़ी पर हसरत की निगाह डालता, उसमें से अब कोई जिंदा नहीं बचा था। जीप नाले में धड़ाधड़ चल रही थी। अचानक मेरी नजर सिधा पर पड़ी जिसको 2 मरहट्टा सिपाही घसीटते हुए अपनी जीप की तरफ लिए जा रहे थे। टीले के अंधेरे ने मुझे बहुत जल्द अपनी चादर में छुपा लिया। मैं अब वहाँ नहीं ठहर सकता था। मैंने खुश्क ऊंची घास में छुप कर देखा। मैं बाजी हार चुका था। डॉक्टर फरीदी जीप के साथ ही जलकर राख हो गया था।
सीधा मरहट्टा फौजियों के हत्थे चढ़ गई थी। मुझे अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी। भागते भागते मैंने मुड़कर छावनी वाली कच्ची सड़क पर निगाह दौड़ाई। छावनी की तरफ से फौजी ट्रकों की रोशनियां आगे बढ़ रही थीं। ये छावनी की फौजी गाड़ियां थीं जो फायरिंग की आवाज सुनकर या वायरलेस पर कमांडो एक्शन की इत्तला मिलने के बाद मौका वारदात की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मेरा रुख लांस नायक नंद्रिकर के क्वार्टर की तरफ था, क्योंकि रात की रात मुझे वहां पनाह मिल सकती थी। सिर्फ वही एक ऐसी जगह थी जहां मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जा सकता था। वहां से क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं थे। दूर से क्वार्टर की रोशनियां मुझे साफ नजर आ रही थी। खेतों के ऊपर से निकलकर मैं उस गली में आ गया जहां लांस नायक नंद्रिकर का क्वार्टर था। अपना पिस्तौल मैंने वहीं टीले के पास फेंक दिया और सांपों की पटारी को जीप के गिरने के बाद ढलान की तरफ उछाल दिया था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर में नंद्रिकर के बेटे नंदू ने दरवाजा खोला। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार किया। इतने में उसकी माँ भी आ गई। एक गेरुए कपड़ों वाले सपेरे को देखकर वो कुछ घबराई। मैंने मुस्कुराकर कहा, नंद्रिकर जी को कहो कि गुरुदेव आए हैं। औरत फौरन समझ गई कि मैं कौन हूँ। हाथ बांध कर नमस्कार किया और मेरे चरण छूकर बोली, पधारिए महाराज, वो अंदर ही है। इतने में नंद्रिकर भी धोती के पल्लू से हाथ पहुँचता हुआ आ गया। वो रोटी खा रहा था। मुझे देखकर झुका, चरण छुए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज बाहर क्यों खड़े हैं? ये आपका ही घर है। मैं उसके बच्चे नंदू को प्यार करता अंदर कमरे में आ गया। तुम्हारे बच्चे को भगवान ने नया जीवन दिया है नंद्रिकर। तुम्हें काली देवी के मंदिर में चक्कर चढ़ाना चाहिए। उसने बताया कि ये फर्ज उसने उसी रोज अदा कर दिया था जिस रोज मेरे भेजे हुए पानी को पीकर उसका बेटा बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। दोनों खुशी से निहाल हो रहे थे। नंद्रिकर की बीवी मेरे लिए खाना लेने रसोई में चली गई। मैंने नंदू को गोद से उतारा तो वो भी अपनी माँ की तरफ दौड़ गया। नंद्रिकर ने बड़े अदब से पूछा, महाराज आपने दुश्मन को देख लिया क्या? मैंने राजदारी से आगे को झुक कर कहा, देख तो मैंने उसे लिया है, पर नंद्रिकर बेटा वहाँ तो गोलियां चलने लगी थी। लगता है इस भारत माता के दुश्मन को छुड़ा कर ले जाने वाले वहां आ गए थे। एक जीप नाले में जा गिरी, उसको आग लग गई। मैं तो वहां से निकलकर सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ कि तुम्हें खबर कर दूं। लांस नायक सोच में पड़ गया, फिर बोला, जरूर उस पाकिस्तानी जासूस के साथ ही वहां घात लगाए बैठे होंगे। आपको तो किसी ने नहीं देखा। मैंने हरिओम कहकर कहा, बेटा हम साधु संतों को कौन देखता है। मैं टीले पर बैठा था कि वहां से अपने दुश्मन को देख सकूं। मैं अपने मंत्र पढ़ने में लगा था कि एक तरफ टीले से गोलियां चली और फिर वहां अफरा तफरी मच गई और जीप ढलान के नाले में लुढ़क गई। लांस नायक पर बेटे की मोहब्बत का गलबा था। उसको इस बात की बड़ी खुशी थी कि मैंने दुश्मन यानी डॉक्टर फरीदी को देख लिया था और उसकी शक्ल देखकर मंत्रों के जाप में कामयाब हो गया था। कहने लगा, महाराज फौज उस जासूस के साथियों को जरूर पकड़ लेगी, लेकिन आपने भारत माता के दुश्मन को देख लिया है। मुझे यकीन है कि उसे जलती जीप में से निकाल लिया गया होगा। मैं कल ही आपको उसके बाल ला दूंगा और आप मेरे बच्चे के लिए तैयार कर दीजिएगा। मैंने उसे बताया कि जो ही वो दुश्मन जासूस के बाल लाया तो मैं मंत्र पढ़कर उसे बाल वापस कर दूंगा ताकि वो अपने बच्चे के गले में तावीज बनाकर डाल दे। भगवान की कृपा से उसके बच्चे में से शंखनाग का जहर हमेशा हमेशा के लिए जायल हो जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो जीप के हादसे से कुछ परेशान भी था। इतने में उसकी बीवी थाली में खाना परोस कर ले आई। उसने बड़े अदब से मेरे सामने थाली रख दी और दो जानू होकर बैठ गई। मैं भी सोच समझ कर वहां आया था। अगर मैं अपनी खो में वापस चला जाता तो वहां से फौजी मुझे यूं ही पुछगिछ के लिए पकड़ कर ले जाते। यहाँ लांस नायक नंद्रिकर मेरे लिए बड़ी अच्छी ढाल साबित हो सकता था, क्योंकि मैं उसे जैसे कहता वो वैसा ही करता। ये उसके बच्चे की जिंदगी और मौत का मामला था। मैंने उसकी बीवी को दूसरे ग्लास में पानी लाने के लिए भेज दिया और खुद नंद्रिकर से कहा, तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं? नंद्रिकर बोला, महाराज मैंने किसी से आपका जिक्र नहीं किया, सिर्फ नंदू की माँ को बताया था कि एक गुरुजी हैं, उनके पानी से हमारे बच्चे को नया जीवन मिला है। वो जल्दी से बोला, महाराज मैं अब जबान नहीं खोलूंगा, आप मेरी गलती माफ कर दें। मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। फिर किसी फौजी की तेज आवाज आई। वो फौजी लांस नायक को बाहर बुला रहा था। नंद्रिकर ने मेरी तरफ देखकर दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़ा। मुझे लांस नायक नंद्रिकर की आवाज आ रही थी। वो क्वार्टर के बाहर गली में खड़ा मरहट्टा फौजियों से बातें कर रहा था। उनकी आवाजों में हंगामी सूरत हाल का असर नुमाया था। इस हंगामी सूरत हाल से मैं बखूबी वाकिफ था, लेकिन मुझे यकीन था कि लांस नायक नंद्रिकर किसी सूरत में भी मेरा उनसे जिक्र नहीं करेगा, इसलिए कि नंद्रिकर के इकलौते बच्चे की जिंदगी का मसला था जो मेरी दवाई से मौत के मुंह से वापस आया था। मुझे जीप स्टार्ट होने की आवाज आई, फिर जीप जन्नाटे की आवाज के साथ आगे बढ़ गई। लांस नायक अंदर आया तो कुछ घबराया हुआ था।
मुझे ख्याल आया कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मुझ पर उसे शक भी हो जाता तो अपने बच्चे की जिंदगी की खातिर वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर राजी नहीं हो सकता था। औलाद के लिए तो आदमी अपनी जान भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। वो बहुत परेशान था। उसने मुर्दा सी आवाज में मुझे बताया कि बंद जीप के उलटकर नाले में गिरने से और उसमें आग लगने की वजह से पाकिस्तानी डॉक्टर समेत 3 फौजी जलकर राख हो गए हैं। गार्ड्स वाली जीप के 2 सिपाही सांपों के डसने से मर गए हैं। नंद्रिकर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी की मौत के बायस परेशान था। मैंने फौरन उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, अगर हम पाकिस्तानी दुश्मन के सर के बाल हासिल नहीं कर सके तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे बच्चे के बदन से शंखनाग का जहर जायल करने के लिए शीशनाग का अमल करूंगा। लांस नायक ने बेताबी से पूछा, गुरुजी क्या शीशनाग के अमल से मेरे नंदू के जिस्म से शंखनाग का जहर खत्म हो जाएगा? मैंने कहा, शीशनाग का अमल तो सबसे बड़ा अमल है बेटे, अगरचे इसके लिए 1 हफ्ता मुझे किसी पहाड़ की चोटी पर चुप का व्रत रखना होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे सारे खानदान में फिर कभी शंखनाग किसी को नहीं सूंघ सकेगा। लांस नायक खुश हो गया। तो महाराज कब शुरू करेंगे आप अपना अमल? मैंने उसे बताया कि मैं कल ही पहाड़ियों में निकल जाऊंगा। अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में जब वो मुतमईन हो गया तो कहने लगा, पाकिस्तानी कैदी के साथ ही कहीं घात लगाए बैठे थे। हैरत की बात है कि उनके साथ एक सपेरन किस्म की औरत भी थी जिसको फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। उस औरत ने हमारे जवानों पर जहरीले सांप फेंके थे। मैं खामोशी और बज़ाहिर हैरानी से उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। मामला नाजुक सूरत इख्तियार कर चुका था। सुबह लांस नायक को छावनी जाना था। उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से था। वो यकीनन सिद्धा को देख लेगा और फिर मेरा पोल भी खुल जाएगा। मगर मैंने लांस नायक के घर से मुंह अंधेरे फरार हो जाने का मंसूबा बना रखा था। नंद्रिकर की बातों से ये भी मालूम हुआ कि फौज ने सारे चांदपुर को घेरे में ले लिया है और घर घर की तलाशी ली जा रही है। ये बात इंतहाई खतरनाक थी, लेकिन मैं महफूज था क्योंकि लांस नायक सिर्फ अपने बच्चे की वजह से किसी फौजी को अंदर आने का मौका नहीं दे सकता था। ताहम ये सारा तहफ्फुज रात ही रात के लिए था। सुबह होने से पहले मुझे हर हालत में लांस नायक के क्वार्टर से फरार होना था, क्योंकि सुबह दिन निकलने पर लांस नायक पर मेरी असल हैसियत का आश्कार हो जाने का कवी एहतमाल था और फिर कोई पता नहीं था कि लांस नायक पर भारत माता की मोहब्बत गालिब आ जाए और वो मुझे गिरफ्तार करवा दे। अब मेरा दिमाग इस अमर पर गौर कर रहा था कि अगर चांदपुर को फौज ने घेरे में ले रखा है तो मैं किस तरफ से और किस तरीके से निकलूंगा। सिद्धा के बारे में भी तशवीश थी। एक बात का अगरचे मुझे यकीन था कि वो मेरा नाम कभी नहीं लेगी, ताहम मिलिट्री इंटेलिजेंस उस पर जिस घिनौने किस्म के तशद्दुद करेगी उसकी भी मुझे परेशानी थी। खाने के बाद मैंने लांस नायक और उसकी पत्नी को सामने बिठा लिया और उन्हें वेदों और शास्त्रों के श्लोक सुनाने लगा। चूंकि वो मरहट्टा था इसलिए मैं उससे मरहट्टी जबान में ही गुफ्तगू कर रहा था। मैंने इस ख्याल का इजहार किया कि रात ज्यादा हो गई है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं वहीं क्वार्टर के किसी कोने में पड़ा रहूं। इस पर लांस नायक नंद्रिकर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु महाराज हमारे धन भाग के आप हमारे घर में विश्राम करें, मैं अभी बिस्तर लगवाए देता हूँ। मैं उसके बच्चे को गोदी में बिठाए प्यार करता रहा। मेरे ख्यालात जिस तजब्जुब के भंवर में चक्कर लगा रहे थे उसका मरकजी नुक्ता ये था कि सिद्धा को फौज ने एक सपेरन के लिबास में गिरफ्तार किया था और जाहिर है कि सुबह फौज के घेरे से कोई सपेरा बचकर नहीं निकल सकता था। क्योंकि मैं खुद एक सपेरे के लिबास में था इसलिए पकड़े जाने का खतरा जबरदस्त था। मैं पहले भी फौज और पुलिस को मतलूब था। मुझे अगर फौजी पूछगिछ के लिए भी छावनी ले जाते तो मेरा भांडा फूट जाना था। चुनाचे जिस अमर की मुझे शिद्दत से जरूरत थी वो ये था कि मैं अपना लिबास तब्दील कर लूं। लांस नायक नंद्रिकर से मैं इस ज़िमन में किसी किस्म की मदद नहीं ले सकता था। इन्हीं परेशान ख्यालों में गर्क था, लेकिन ऊपर से नंद्रिकर के बच्चे से मुस्कुरा कर बातें भी कर रहा था। लांस नायक नंद्रिकर की बीवी ने आकर बताया कि मेरा बिस्तर लगा दिया गया है। नंद्रिकर मुझे बड़ी ताजीम के साथ दूसरे छोटे से तंग कमरे में ले गया। मालूम हुआ कि उस कमरे में नंद्रिकर और उसकी बीवी सोते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही मैंने दीवार में लगी ब्रैकेट पर नंद्रिकर की बीवी के कपड़े और नंद्रिकर की फौजी वर्दी टंगी हुई देखी। नंद्रिकर की वर्दी देखते ही मेरे जहन में ये ख्याल बिजली की तरह चमका कि अगर मैं लांस नायक की वर्दी पहनकर रात के पिछले पहर यहाँ से फरार हो जाऊं तो मुझे फौज के घेरे से निकलने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।